हाँ, तो हमारा ये जो सुसाइडल और होमिसाइडल है इनमें डिफरेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो पहले ही जब पॉइजन की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी वहां ही आ गया था कि पॉइजन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी फॉर्म में पॉइजन हो सकता है। तो सॉलिड में कौन आएंगे, सारे मेटेलिक पॉइजन आएंगे, और जो भी हम वेजिटेबल पॉइजन जो भी यूज करते हैं जैसे वत्सनाभ हो गया, और भी आप इसके अंदर सारे लिख सकते हो, अर्क है, चित्रक है, मृतपत्री है, सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में सारे एसिड और बेस आ जाएंगे, और गैस के अंदर सारे जो एस्फाइजेंट के अंदर हम यूज कर रहे थे वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, गैस के अंदर। तो आपको मेन तो जो स्टार्टिंग के 2 क्लासिफिकेशन है वो याद रखने हैं। फिर उसके बाद है रूट एंड साइट ऑफ एक्सपोजर ऑफ पॉइजन, यानी कि हम इतना सब पढ़ तो रहे हैं पॉइजन का ये इफेक्ट होगा ये होगा, लेकिन उसके लिए उसका इनटेक या बॉडी में एंटर होना जरूरी है। तो किस तरीके से वो बॉडी के अंदर एंटर किया जा सकता है या किस तरीके से उसका इनटेक किया जा सकता है, तो 2 तरीके होते हैं, सिस्टेमिक यूज या फिर लोकल। लोकल यानी कि टॉपिकल यूज किया है आपने, स्किन पर लगाया है कोई भी पॉइजन, क्योंकि स्किन से भी एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्प्शन स्किन से भी होगा। तो डर्मल या टॉपिकल जो यूज कर रहे हैं वो कौन से होते हैं, लोकल। और सिस्टेमिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, 3 तरीके से हम किसी भी पॉइजन का इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन, खा के ले लिया, इनहेलेशन, कोई भी गैसियस जो पॉइजन हुआ वो गैस के फॉर्म में इनहेलेशन से जा सकता है, और इंजेक्शन, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आईवी दे दिया या आईएम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस आपने दे दिया, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 3 तरीके से कोई भी पॉइजन है वो बॉडी के अंदर पहुंचाया जा सकता है, इंजेक्शन, इनहेलेशन और इंजेक्शन, ये 3 तरीके हैं। फिर है, अब हम देखते हैं कि जो पॉइजन है उसके इफेक्ट कैसे हैं। जैसे कल हमने आयुर्वेद का पढ़ लिया कि वो हृदय पे काम करेगा, धातुओं को दूषित करेगा, वो सारा हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न का, एक्शन ऑफ पॉइजन, पॉइजन का एक्शन क्या होता है बॉडी पर। द इफेक्ट ऑफ पॉइजन में बी लोकल और रिमोट। लोकल यानी कि पर्टिकुलर, जिस एरिया पे आपने यूज किया है, जैसे लोकली किसी स्किन के किसी एरिया पे यूज किया है उस जगह लोकल इफेक्ट भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर, या रिमोट कंप्लीट बॉडी पर भी उसका इफेक्ट हो सकता है। एंड इन सम इंटेंस पॉइजन कैन बी प्रोड्यूस बोथ इफेक्ट, या फिर कोई ऐसा भी पॉइजन हो सकता है जो लोकल और रिमोट दोनों इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। तो 2 तरीके का इफेक्ट हो सकता है पॉइजन का, लोकल भी हो सकता है रिमोट, या कंप्लीट इफेक्ट भी उसका हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं अ लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट के अंदर क्या आता है, अ लोकल इफेक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन अ पॉइजन ओनली अफेक्ट द एरिया। देखिए डेफिनेशन क्लियर कर रही है अपनी बात, when the poison only affect the area in which it is applied, local action in seen। जैसे कि आपने किसी पर, जैसे कई बार क्या है, विट्रियोलेज, अगर आप विट्रियोलेज के बारे में जानते हो तो बहुत केसेस होते हैं अपने इंडिया के अंदर, क्या है, एसिड अटैक। विट्रियोलेज किसको बोलते हैं, एसिड अटैक। किसी ने किसी के फेस पर एसिड डाल दिया, तो वो जो एसिड है वो जिस पार्ट पे यूज किया गया है, चाहे वो फेस पे यूज किया है या फिर हाथ पैरों पे यूज किया है, कहीं भी बैक पे या कहीं भी यूज किया है, वो अपना इफेक्ट केवल उसी जगह दिखाएगा, वो तो होता है लोकल इफेक्ट। इसमें ये एग्जांपल बेस्ट है, आप लिख लीजिएगा विट्रियोलेज। विट्रियोलेज 2 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, विट्रियोलेज हम किसको बोलते हैं, एसिड अटैक को, ठीक है। तो अ लोकल इफेक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन अ पॉइजन ओनली अफेक्ट द एरिया इन विच इट्स अप्लाइड, लोकल एक्शन इन सीन। जैसे कि कोरोसिव, तो एसिड और बेस सारे किसके अंदर आते हैं, कोरोसिव के अंदर। और जो इरिटेंट जो पॉइजन है वो क्या करते हैं, कॉजिंग कंजेशन। जिस भी एरिया पे इरिटेंट पॉइजन हमने यूज किए हैं वो क्या करेंगे, कंजेशन करेंगे, उस एरिया का इन्फ्लामेशन करेंगे। या फिर मान लो कि क्या हुआ कि जीआईटी के थ्रू आपने इनटेक किया, इंजेक्शन किया, तो वहां जीआईटी का सबसे पहले वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन करेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन करेंगे। जैसे कि सारे के सारे कौन से वेजिटेबल जो पॉइजन होते हैं वो ये वाला इफेक्ट शो करते हैं, ये हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ के आ चुके। फिर आता है रिमोट इफेक्ट। रिमोट इफेक्ट में क्या होता है, रिमोट इफेक्ट में आपको इजीली ये याद रखना है कि पॉइजन यूज तो कर लिया, चाहे वो किसी भी तरीके से यूज किया है, उसका इनटेक कर लिया, उसका इफेक्ट
पूरी बॉडी पर शो होना चाहिए, वो होता है रिमोट इफेक्ट। अ रिमोट इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पॉइजन अफेक्ट पार्ट ऑफ बॉडी दैट आर रिमूव की जगह यहाँ पर कर लीजिएगा अवे। जिस जगह पॉइजन आपने यूज किया है उस पार्ट से भी दूर दूसरे पार्ट पर भी वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, वो होता है रिमोट इफेक्ट। रिमूव की जगह अवे यहाँ पर लिख लीजिएगा। दैट आर अवे टू द साइट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइजन को जिस साइट पर उसको एप्लीकेट किया गया है उस साइट से दूर भी दूसरे जो ऑर्गन है उन पे भी वो अपना इफेक्ट शो करता है, तो वो होता है रिमोट इफेक्ट। फिर उसके बाद है कम्युलेटिव इफेक्ट। कम्युलेटिव में क्या आएगा? कम्युलेटिव में कभी कभी क्या है, कोई भी पॉइजन यूज किया तो पॉइजन समटाइम शो नो इफेक्ट। कभी कभी कोई पॉइजन है जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता, कभी कभी थोड़ा बहुत ही इफेक्ट शो होता है, और कभी कभी क्या होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पॉइजन या डोज ऑफ पॉइजन, उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें कि कोई सिम्टम शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, वो सारा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पॉइजन पर। तो क्या है इसके अंदर? पॉइजन समटाइम्स शो नो इफेक्ट और ओनली ए स्लाइट इफेक्ट अंटिल सेवरल डोजेस हैव बीन टेकन। कई बार कोई कोई ऐसा पॉइजन होता है जिसकी कई सारी डोजेस ले ली हैं, फिर भी उस पॉइजन से कुछ भी नहीं हो रहा उस पर्सन की बॉडी को। कई बार क्या होता है कि केवल एक बार ही हल्का सा डोज लिया है और उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम आने लग गए, तो उन सबको किसके अंदर रखा गया है? कम्युलेटिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव, यानी कि जिसके अंदर दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। इसके अंदर जो है सिम्टम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, दोनों कंडीशन जिसके अंदर आ रही हैं वो होता है कम्युलेटिव इफेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद है, आपको याद रखना है शॉर्ट में ADME, यानी कि जो भी पॉइजन यूज कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर कैसे होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, वो बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, ये हम सारा पढ़ने वाले हैं उस पॉइजन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन कैसे कैसे होता है, वन बाय वन एक एक की डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो वंस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन एक्सपोज टू अ टॉक्सिकेंट, कोई भी पॉइजन के कांटेक्ट में आ गया कोई भी पर्सन, द कंपाउंड मस्ट गेट इनटू द बॉडी। तो सबसे पहले तो पॉइजनिंग के लिए सबसे पहला काम तो जरूरी है कि पॉइजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करना चाहिए, एंड टू इट्स टारगेट साइट इन एन एक्टिव फॉर्म, और एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। जो भी पॉइजन आप दे रहे हो या ले रहे हो वो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए अपनी में। टारगेट साइट टू कॉज एन एडवर्स इफेक्ट। तो सबसे पहले तो ये तो वो वाली बात हो गई कि कैसे देना है, किस फॉर्म में देना है, एक्टिव फॉर्म में देना है, इनएक्टिव फॉर्म में देना है, आपको ध्यान देना है इस जगह से। एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होगा उस पॉइजन का? तो एब्जॉर्प्शन में क्या आता है? एबिलिटी ऑफ अ पॉइजन या केमिकल टू एंटर द ब्लड। एब्जॉर्प्शन अब पूरी बॉडी के अंदर आपने चाहे वो इनहेल करके किसी को दिया है, या किसी पर्सन ने वो पॉइजन है वो इनहेल करके लिया है, या जीआई जो है माउथ से इनटेक किया है, या आईवी लिया है, जैसा भी उसने इनटेक किया है, सबसे पहले वो पूरी बॉडी में फैलेगा किसके थ्रू? इसके बारे में हम डिटेल में कल बात कर चुके हैं, वो फैलेगा ब्लड के थ्रू। तो पॉइजन की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जल्दी से जल्दी वो ब्लड में पहुंचना चाहिए। पॉइजन के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ब्लड में एंटर कर सके, और वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। आपको पता है ये डेफिनेशन इजी है। सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन की। रैपिडली एब्जॉर्ब गैसेस इनटू द ब्लड, इनहेल किया नेजल म्यूकोसा से जल्दी वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंच जाना चाहिए। रेडियली एब्जॉर्ब गैसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया द एल्वोलाई, और कैसे? जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो नोज से शुरू होके पूरी जो भी गैस के फॉर्म में गया है, गैस तो सीधा सीधा कहाँ जानी है? लंग्स में जानी है। लंग्स में क्या है अपने पास? एल्वोलाई। एल्वोलाई के पास क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम होती है। उस एल्वोलाई से वो पूरा का पूरा जो इनहेल करके जो भी गैस गई है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जानी चाहिए। तो इनहेलेशन से जो भी पॉइजन दिए जाते हैं, या जिस भी गैस की पॉइजनिंग इनहेलेशन के थ्रू होती है, वो कैसे वर्क करता है वो लिखा है ये। कैसे? जो भी पॉइजन गया वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएगा? बाया एल्वोलाई।
लार्ज एल्वोलाई, इसके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए? लार्ज एल्वुलर सरफेस होनी चाहिए, हाई ब्लड फ्लो होना चाहिए, एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ ब्लड टू एल्वुलर एयर। जो है क्या इसके लिए फुल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि एल्वुलाई तक गैस पहुंच तो गई लंग्स में, लेकिन जो एल्वुलाई सरफेस है वो लार्ज होनी चाहिए, जिससे, क्योंकि सरफेस जितनी लार्ज होगी ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन उसका जितनी जल्दी हो पाएगा। ब्लड फ्लो भी हाई होना चाहिए। तो इस तरीके से जो इनहेल किया हुआ पॉइजन है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है इंजेक्शन। इससे कैसे पहुंचता है? एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआई ट्रैक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसका एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? इंजेक्शन जो भी पॉइजन आपने किया है वो किसके थ्रू होगा? जीआई ट्रैक, बोले तो स्टमक हो गया, लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा का सारा। तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? लॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम। ब्लड है वो उसकी म्यूकोसा के साथ लंबे टाइम तक कांटेक्ट किया होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या होता है, पोर्टल वेन होती है, बहुत सारा बड़ा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वहाँ से ये इजीली क्या हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और क्या होता है इसके अंदर? सबसे फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं। इन विलाई का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी पॉइजन है वो इजीली जल्दी से जल्दी ब्लड के अंदर जा सकता है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो करके। बेस एंड ट्रांसपोर्ट फॉर अदर। ठीक है, तो इंजेक्शन से कैसे जाएगा वो आपको क्लियर है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, वो विलाई क्या करेंगे, ब्लड के अंदर क्या है, पूरा का पूरा पॉइजन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद है डर्मल। तीन तरीके हो गए, इनहेलेशन, इंजेक्शन और डर्मल। एब्जॉर्प्शन थ्रू एपिडर्मिस, देन डर्मिस। सबसे पहली लेयर स्किन की कौन सी होती है? एपिडर्मिस। उसके बाद डर्मिस। साइट एंड कंडीशन ऑफ स्किन। तो इससे कैसे होगा? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, स्किन पर कोई भी पॉइजन आपने लगाया या लिया है तो वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा? स्किन की लेयर, एपिडर्मिस या डर्मिस से। तो इस तरीके से आपको पहला जो पॉइंट है आपका वो है एब्जॉर्प्शन, वो कंप्लीट होता है। एब्जॉर्प्शन में तीन कंडीशन आती हैं, इनहेलेशन, सेकंड है इंजेक्शन और उसके बाद है स्किन। फिर उसके बाद है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच तो गया, उसके बाद बॉडी के या किसी भी पार्ट के किस किस एरिया में किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है वो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस इन विच अ केमिकल एजेंट ट्रांसलोकेट थ्रू आउट द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें कोई भी केमिकल है या पॉइजन है वो पूरी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसलोकेट हो रहा है, वो क्या हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड कैरीज द एजेंट टू द फॉर्म इट साइट ऑफ एक्शन। जो ब्लड है वो पॉइजन को कहाँ ले जाएगा? अब सबसे पहले पॉइजन लिया, वो जीआईटी से या एल्वोलाई से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड की ड्यूटी क्या है? ब्लड की ड्यूटी ये है, जैसे कि हम अभी पढ़ के आए हैं, कोई पॉइजन है वो कार्डियोटॉक्सिन है, कोई पॉइजन है वो न्यूरोटॉक्सिन है। तो ब्लड की ड्यूटी क्या है कि इस पॉइजन को जिस ऑर्गन पे अपना जो इफेक्ट शो करना है उस ऑर्गन तक पहले उसे छोड़ के आना है। तो जिस पॉइजन की जो साइट है, जैसे कार्डियोटॉक्सिन है वो हार्ट पे काम करेंगे, न्यूरोटॉक्सिन है वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन पे काम करेंगे, तो ब्लड इनको वहां तक छोड़ के आएगा, अपने आप चल के तो ये जाएगा नहीं। कौन लेके जाएगा? ब्लड। तो ब्लड कैरीज द एजेंट टू द फॉर्म इट साइट ऑफ एक्शन। अब उस साइट पे जाके उसका क्या है, चाहे वहां पे और जहां पर इसका स्टोरेज होना है उस साइट पे छोड़ दिया उस पॉइजन को जहां उसका एक्शन होना है। फिर वहां जहां उसका स्टोरेज, जैसे लीवर है बहुत इजीली स्टोर कर सकता है। ऑर्गन्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ इसमें मेटाबॉलिज्म होना है, जहाँ इसको एक केमिकल एक्टिविटी से दूसरी जो है एंजाइमेटिक या जो भी प्रोसेस इस पर होने हैं वहाँ छोड़ना है। एंड ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन, किडनी के पास, बॉडी से इसको बाहर निकालना है। तो पॉइजन का ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से करता है? एक तो उस पार्ट पे ले जाएगा जहाँ उसको काम करना है, एक उस पार्ट पे ले जाएगा जहाँ पॉइजन स्टोर होगा या डिपॉजिट होगा, एक उस साइट पे ले जाना है जहाँ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना है, और एक जिस जिस साइड से उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में तो ब्लड सभी जगह जाता है, ब्रेन के पास भी जाएगा, हार्ट के पास भी जाएगा, किडनी के पास भी जाएगा, सब जगह आएगा। तो जहाँ जहाँ पॉइजन का जो जो काम है वहाँ उसको छोड़ता हुआ आएगा। तो ये हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म में क्या आएगा, द प्रोसेस बाई विच द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइजन, चाहे वो केमिकल है, आर मॉडिफाइड बाई द ऑर्गेनिज्म बाई एंजाइमेटिक रिएक्शन। मान लो कोई पॉइजन है वो इस फॉर्म में इनटेक किया कि वो उस जिस फॉर्म में उसको इनटेक किया गया है वो जब तक उस फॉर्म में रहेगा तब तक वो अपने पॉइजनस इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो उस पर जब तक एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी, जब तक वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक वो अपना बॉडी पर पॉइजनस इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो भी पॉइजन है उस पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगी, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है या कहीं भी हो रही है, चाहे वो जो पॉइजन है वो माइटोकॉन्ड्रियल चेंज कर रहा है। जब जो एक एक पॉइजन का जो डिटेल है वो हम वहाँ देखते चलेंगे। अभी सारे पॉइजन को मैं यहाँ पे समराइज नहीं कर सकती, इसलिए केवल मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर करनी है। जब हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइजन पढ़ेंगे तब वहाँ आपके सारे पॉइंट वापस से रिपीट होंगे ये, ठीक है। तो इन पे क्या हो रही है, एंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या समझना है हमें, पॉइजन का मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव मेटाबॉलिज्म, तो उसको नॉन रिएक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म से रिएक्टिव फॉर्म में चेंज करने का काम किस प्रोसीजर से होगा, मेटाबॉलिज्म से। फिर है लास्ट पॉइंट, क्या है, एक्सक्रीशन। अब बॉडी के अंदर पॉइजन है वो वहीं की वहीं बने रहेंगे या निकलेंगे, तो वो किसके थ्रू बाहर निकलेंगे। तो हमें सबसे बड़ा काम पता है, बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है, किडनी है। स्किन भी कई बार एक्सक्रीशन करती है, तो लेकिन मेन काम किसका रहेगा, किडनी का या यूरिनरी सिस्टम का रहेगा। तो टॉक्सिन आर एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी बाई सेवरल रूट्स। तो कोई भी पॉइजन जो है उसके अंदर ये चारों कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, जैसे कि कुचला है अगर उसका आप सीड जो है, आप सभी ने देखा होगा रसशास्त्र के अंदर डीजी के अंदर कुचला का सीड, तो अगर कुचला के सीड को बिना क्रश किए अगर ऐसे ही इनटेक कर लिया जाए तो वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो कोई भी पॉइजन है वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी उसका होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी होनी चाहिए और बॉडी से वो एक्सक्रीट भी होना चाहिए। तो जब तक कुचला के बीज को अगर आप क्रश नहीं करोगे तब तक वो अपने इफेक्ट शो नहीं करेगा। आपने पढ़ा भी होगा उसके अंदर एक जिव्या होती है, आप सारा पढ़ रखे हो। तो सबसे पहले कौन आता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन। वाटर soluble प्रोडक्ट आर फिल्ट्रेट आउट ऑफ द बॉडी बाय द किडनी एंड एक्सक्रीटरी इनटू द यूरिन। जो वाटर soluble जो पॉइजन होते हैं वो उनको किडनी बाहर निकाल देगी। एक्सेलेशन, वॉलेटाइल जो कंपाउंड होंगे वो ब्रीदिंग से बाहर चले जाएंगे। और बाइलरी एक्सक्रीशन, कुछ को क्या है, लीवर जो है कुछ टॉक्सिसिटी को लीवर दूर करेगा। तो कंपाउंड कैन बी एक्सक्रेटेड बाय द लीवर एंड एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। कुछ कंपाउंड को लीवर जो है बाइल में छोड़ देगा, बाइल से वो क्या है, जीआईटी के थ्रू डिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। द बाइल ड्रेन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज एलिमिनेटेड इन फीकस। तो 3 तरीके से उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, यूरिन के थ्रू, फीकस के थ्रू और गैस फॉर्म में ब्रीदिंग के साथ उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये आपके जो 4 मेन जो वर्ड थे उसके पॉइजन के वो कंप्लीट होते हैं। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर था विश्व परिचय, जिसका आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों आपका कंप्लीट हो चुका है कल की क्लास में और आज की क्लास में। किसी को कोई कंफ्यूजन